नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपके कमेंट और सपोर्ट से हमें और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां लाने का हौसला मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सकें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। वो रात को आती है। हाँ, वो रात के अंधेरे में आती है, फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ती। रात के 12 बजे रवि और अजय एक लड़की सोनिया के साथ कार में तेजी से दौड़ रहे थे। तीनों ने शराब पी हुई थी कि तभी उनकी कार के आगे वो भयानक चेहरे वाली औरत आ जाती है। वे कार रोककर बाहर निकलते हैं और तभी वो औरत उन दोनों आदमियों पर हमला कर देती है। अपने नुकीले नाखूनों से उनकी छाती चीर देती है और सारा खून पी जाती है। सोनिया कार में बैठी ये सब देख रही थी और डर के मारे बेहोश हो जाती है। इस सड़क पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ रात के अंधेरे में। विराट खंड का सुंदर पहाड़ी शहर हिमधरा, जहां रास्ते के जंगल में अक्सर ऐसे हादसे होते थे। कमाल की बात यह थी कि हादसे सिर्फ उन पुरुषों के साथ ही होते जो किसी कुंवारी लड़की के साथ होते। पुरुषों का तो वो चुड़ैल बेरहमी से कत्ल कर देती, लेकिन लड़कियों को कभी कुछ नहीं कहती। आसपास के लोगों को तो इस रास्ते का पता था। वे लोग अंधेरा होने के बाद कभी उस रास्ते से नहीं जाते, लेकिन दूर से आने वाले अक्सर वहां फंस जाते। ऐसे ही एक बार उन दोनों ने भी वहां से गुजरने का प्रोग्राम बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं संजीव और प्रियंका की। आज दोनों ने घर से भागने का प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि दोनों प्यार करने वालों के बीच जातिवाद की दीवार खड़ी है। प्रियंका मेहता परिवार से है तो संजीव शर्मा परिवार से। ऐसे में दोनों ही के घर वालों ने शादी से मना कर दिया। आज दोनों घर से भाग रहे हैं, जिसमें उनका साथ दे रहे हैं रितिका और अमित। चारों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। प्रियंका और संजीव घर से पैसे जेवर भी ले आए हैं। रितिका और अमित भी पूरी तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। प्रियंका और संजीव, जो कि विराजगढ़ के रहने वाले हैं, गाड़ी में निकल जाते हैं। वे रोज नए नए शहरों में घूम रहे हैं। अब वे हिमधरा जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और निकल पड़ते हैं उसी खूनी रास्ते पर। उन्हें वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वे रास्ते में एक जगह रुककर खाना खाते हैं, फिर उसी रास्ते पर निकल जाते हैं। आधी रात हो चुकी है। प्रियंका और संजीव अपनी ही मस्ती में चले जा रहे हैं। दोनों ने हिमधरा में घूमने के सपने सजाए हुए हैं और उसके बाद घर जाकर घर वालों से माफी मांगने का सोचते हैं। हिमधरा में ही दोनों ने शादी करने का विचार बनाया है। चारों ओर घना जंगल है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। गाड़ी में तेज आवाज में गाने बज रहे हैं कि तभी गाड़ी से कुछ टकराने की आवाज आती है। संजीव गाड़ी की ब्रेक लगाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि एक लड़की सफेद कपड़ों में पड़ी है। वो उसे देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि वो लड़की उसकी गाड़ी के नीचे आने से घायल हुई है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरने लगता है, प्रियंका उसे मना करती है और कहती है कि नहीं संजीव, नीचे मत उतरो, चलो यहां से चलते हैं। प्रियंका घबराई आवाज में बोली, लेकिन संजीव नहीं मानता और गाड़ी से उतर जाता है। वह उस लड़की के पास धीरे धीरे बढ़ता है और देखता है कि वह बेहोश पड़ी है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। जैसे ही वह उसके पास जाकर उसे हिलाता है, वह लड़की अचानक अपनी भयानक आंखें खोल लेती है। संजीव उसे देखकर अंदर तक कांप जाता है और मुड़कर वापस जाने लगता है। लेकिन यह क्या, वह जिस भी दिशा में जाना चाहता है, हर दिशा में उसे वही भयानक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है। संजीव डर से चीखता है, प्रियंका, प्रियंका, मुझे बचाओ। प्रियंका दूर से उस भयानक चुड़ैल को देख रही थी। उसका डरावना चेहरा देखकर प्रियंका का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। लेकिन जब संजीव की आवाज उसके कानों में पड़ती है तो वे होश में आती है और पूरी हिम्मत के साथ गाड़ी से बाहर निकलती है। दूसरी ओर वह भयानक चुड़ैल धीरे धीरे संजीव की ओर बढ़ रही थी। उसके लंबे लंबे नाखून, भयानक चेहरा, सफेद कपड़े और खुले लंबे बाल, और उस पर उसकी डरावनी हंसी। कोई भी उसे रात में देख ले तो रूह तक कांप जाए। वो जोर से हंसते हुए कहती है, तू क्या सोच रहा था कि इस लड़की को लेकर यहां से चला जाएगा और क्रूरिका तुझे जाने देगी? चुड़ैल ने संजीव को घूरते हुए कहा, कौन क्रूरिका? मैं किसी क्रूरिका को नहीं जानता। कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? प्लीज मुझे जाने दो। संजीव उस चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगता है, कौन क्रूरिका? तू मुझे नहीं जानता, मैं हूं क्रूरिका, इस जंगल की महारानी। यहां कोई मेरी इजाजत के बिना आ जा नहीं सकता।
यह कहकर क्रूरिका संजीव की ओर बढ़ने लगती है कि तभी पीछे से आकर प्रियंका उस चुड़ैल के सिर पर जोर से एक बड़ा पत्थर मारती है। लेकिन यह क्या, पत्थर लगने से उसके सिर से खून तो निकलने लगता है, लेकिन वह जोर जोर से हंसने लगती है। प्रियंका हिम्मत करके संजीव और क्रूरिका के बीच में आ जाती है। प्रियंका बोलती है, छोड़ दो हमें, प्लीज हमें जाने दो यहां से। जा, तू जा यहां से लड़की, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्रूरिका गुस्से में चिल्ला रही थी। अब वह संजीव को गर्दन से पकड़ लेती है। संजीव उस चुड़ैल से छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। प्रियंका एक बार फिर हिम्मत करके आगे आती है, लेकिन क्रूरिका उसे दूर धक्का देती है। प्रियंका दूर जाकर गिरती है। अब उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वह फिर से उठकर संजीव की मदद कर सके। वह दूर से ही मजबूर होकर अपने संजीव को मरते देख रही थी। क्रूरिका अपने दांत संजीव की गर्दन पर गाड़ देती है और उसका सारा खून पी जाती है। प्रियंका की आंखों में आंसू भर आते हैं। अब क्रूरिका अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके बेजान पड़े शरीर को चीर देती है। उसके मुंह से संजीव का खून टपक रहा होता है। क्रूरिका जोर जोर से हंस रही थी। मैंने अपना बदला ले लिया, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। प्रियंका की आंखों के सामने उसके संजीव को इतनी बुरी तरह मार दिया जाता है। वह चीखें मार मार कर रो रही है, लेकिन वहां उसकी कौन सुनेगा। उसे एक एक पल संजीव के साथ बिताया हुआ याद आ रहा था। इतना भयानक मंजर देखकर प्रियंका बेहोश हो जाती है। प्रियंका को होश आता है। वह देखती है कि वह हॉस्पिटल में है और उसके मम्मी पापा उसके पास ही खड़े हैं। वह अपनी मां से संजीव के बारे में पूछती है तो वह कहती है कि बेटा, संजीव अब इस दुनिया में नहीं है। प्रियंका बुरी तरह रोने लगती है कि तभी उसे क्रूरिका का भयानक चेहरा याद आता है। वह चिल्लाने लगती है, मां देखो, सामने क्रूरिका खड़ी है, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। प्रियंका पागलों की तरह बोल रही थी। प्रियंका की मां शारदा कहती है, नहीं बेटा, सामने कोई नहीं है। नहीं मां, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। उसने मेरे संजीव को भी मार डाला, अब वह मुझे भी नहीं छोड़ेगी। ऐसा बोलते बोलते प्रियंका फिर बेहोश हो जाती है। उसके दिमाग में क्रूरिका का भयानक चेहरा डर बनकर बस चुका था। कुछ दिनों बाद वह हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आ जाती है, लेकिन वह हर समय डरी और सहमी हुई रहने लगती है। एक दिन उसकी सहेली रिडिका उससे मिलने आती है। प्रियंका उसे देखकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगती है और उसके गले लगकर बोलती है, रिडिका, उसने मेरे संजीव को मार दिया, वह मुझे भी नहीं छोड़ेगी, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। रिडिका उसे दिलासा देती है, प्रियंका, जो हुआ उसे भूल जा। अब संजीव को गए भी 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। तू भी उसकी यादों से बाहर निकल। जो हादसा तेरे साथ हुआ वह जगह यहां विराजगढ़ से बहुत दूर है। यहां कोई क्रूरिका नहीं आ सकती। लेकिन प्रियंका के दिमाग में तो क्रूरिका का डर बैठ चुका था। वह हर समय डरी और सहमी हुई रहने लगी थी। रिडिका भी हर रोज प्रियंका से मिलने आती थी। एक दिन उसे रास्ते में संजीव का दोस्त अमित मिलता है। वह उसे प्रियंका की तबीयत के बारे में सब बताती है। अमित भी रिडिका के साथ प्रियंका को देखने उसके घर आता है। प्रियंका की हालत देखकर अमित बहुत दुखी होता है। वह शांत मन से प्रियंका से उस रात की सारी बात पूछता है। प्रियंका भी उसे क्रूरिका के बारे में सब बताती है। यह सब सुनकर अमित कहता है, प्रियंका, मुझे अपने मरे हुए दोस्त की कसम, मैं उस क्रूरिका से बदला लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अमित की बात सुनकर रिडिका भी कहती है, अमित, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब हम दोनों का एक ही मकसद है। नहीं रिडिका, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, अमित कहता है। शायद तुम नहीं जानते अमित कि मेरे पिताजी महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने ऐसे कई भूत प्रेतों को मुक्ति दिलवाई है। उनसे कुछ विद्या मैंने भी सीखी है, जो तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के काम आएगी। फिर हम तो उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलवाकर एक पुण्य का काम ही करेंगे ना। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, रिडिका ने अमित को समझाया। अमित भी उसे साथ चलने के लिए हाँ कर देता है और अपने घर चला जाता है अपने परिवार से इजाजत लेने। अमित अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। उसके पापा शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। पैसे की कोई कमी नहीं था। अमित घर जाता है और माँ को आवाज लगाता है, माँ कहाँ हो आप? अमित की माँ शारदा आती हैं। क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे सुबह घूमने जाना है दोस्तों के साथ, मेरा सामान पैक कर दो, मैं कुछ दिनों में आऊंगा, अमित अपनी माँ से कहता है। तभी अमित के पापा वहां आ जाते हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है हमारे बेटे की? पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहा हूं, अमित बताता है।
ठीक है, जाओ, अपनी नई वाली गाड़ी ले जाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारी जान बसती है तुम में। अपना पूरा ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। अमित के पापा कहते हैं, चलो पहले चलकर खाना खा लो। शारदा अमित और अपने पति से कहती हैं। फिर तीनों मिलकर डिनर करते हैं। कौन जाने आगे ये तीनों एक साथ कब बैठकर खाना खाएंगे। दूसरी ओर घर जाकर रिडिका भी अपने पिताजी को सारी बात बताती है। वह उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटा तुम अच्छे काम से जा रही हो, ईश्वर तुम्हें जरूर सफलता देंगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगले दिन सुबह ही अमित रिडिका के घर आता है और उसे लेकर चल पड़ता है क्रूरिका की ओर। रास्ते में अमित और रिडिका बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं कि तभी रिडिका अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूं सिर्फ अपनी दोस्त की ऐसी हालत का बदला लेने, लेकिन तुम इसे कुछ गलत मत समझ लेना। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा रिडिका, लगता है तुम्हारे खुद के मन में ही कुछ है, तभी तो ऐसी बातें कर रही हो। अमित उसे मजाक में छेड़ता है, जी नहीं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूं। तुम मुझे अकेली लड़की समझकर अबला मत समझ लो, इसलिए कहा मैंने, रिडिका कहती है। उसकी बात सुनकर अमित जोर से हंसता है। तुम और अबला तुम्हें देखकर तो वो क्रूरिका भी डर जाएगी, अमित रिडिका से कहता है। उसकी बातें सुनकर रिडिका को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि रिडिका अमित को कुछ कहती, अमित अचानक गाड़ी की ब्रेक लगा देता है। रिडिका चौंक कर पूछती है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? अमित सामने इशारा करते हुए कहता है, वो देखो। रिडिका सामने देखती है कि ठीक गाड़ी के सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं। अमित और रिडिका गाड़ी से उतरकर उनकी ओर जाते हैं। अमित उस लड़के को देखकर चौंकता है। विक्रम यार, तू यहां कैसे? संजीव हंसते हुए कहता है, तूने क्या सोचा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेला ही घूमने निकल जाएगा? मैं भी आ गया देख, अपनी सान्या को लेकर। तभी रिडिका गुस्से में बोलती है, एक्सक्यूज मी, मैं इस अमित की गर्लफ्रेंड नहीं हूं। अमित हंसते हुए बीच में ही बोल पड़ता है, विक्रम यार, अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि इस चुड़ैल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं। अमित की यह बात सुनकर रिडिका भड़क जाती है, अगर मैं चुड़ैल हूं तो तुम भी किसी भूत से कम नहीं हो। इस तरह दोनों में बहस हो जाती है। तभी विक्रम उन्हें बीच में रोककर वहां जाने की वजह पूछता है। अमित उसे सारी बात बता देता है। अब विक्रम कहता है, तो ठीक है ना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, एक साथ जाएंगे तो वो क्रूरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह कहकर विक्रम अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को देकर सभी एक ही गाड़ी में बैठकर क्रूरिका से सामना करने निकल पड़ते हैं। वे चारों निकल पड़े हैं एक खतरनाक रास्ते पर। कोई नहीं जानता आने वाले समय में क्या होने वाला है। रास्ते में अमित खामोश सा गाड़ी चला रहा है तो विक्रम उससे पूछता है, क्या बात है, तू इतना खामोश क्यों है? अमित जवाब देता है, मैं ये सोच रहा था कि तुम दोनों को साथ नहीं आना चाहिए था। क्यों? तू ऐसा क्यों सोच रहा है? विक्रम हैरानी से पूछता है। वहां तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है विक्रम, और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, अमित कहता है। विक्रम भी तुरंत जवाब देता है, दोस्त भी कहता है और पराया भी कर दिया। हमने तो तेरे साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जब तूने प्रियंका की हालत बताई तो सच मान, बहुत बुरा लगा उसके लिए। आगे आने वाले समय में ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसीलिए हम तेरी मदद करना चाहते हैं। बात रही सान्या की, तो वो मुझसे अलग थोड़े ही है। मैं तेरे साथ अपनी दोस्ती निभा रहा हूं और वो मेरे साथ अपना प्यार, विक्रम उसे समझाता है। ऐसे ही चारों बातें करते करते हिमधरा की ओर बढ़ते हैं और शाम तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। शाम को वे उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां प्रियंका के साथ यह हादसा हुआ था। उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। तब वे गाड़ी में कुछ किलोमीटर आगे जाते हैं जहां उन्हें एक पुराना मंदिर दिखता है। वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। मंदिर बहुत ही विशाल है और वहां भोलेनाथ की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। वे चारों वहां माथा टेकते हैं और वहां के पुजारी से उस जंगल के बारे में पूछते हैं। पुजारी उन्हें बताता है कि पहले यह जगह बिल्कुल शांत थी, लेकिन पिछले 20-25 सालों से यहां ऐसे हादसे होने लगे हैं। कमाल की बात यह है कि जो भी बुरी आत्मा ऐसा काम करती है वह सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाती है, वो भी उन पुरुषों को जो किसी कुंवारी लड़की के साथ होते हैं। लड़कियों को तो एक खरोंच तक नहीं आती है। ये बात सुनकर रिडिका कहती है कि इससे यह साफ हो गया कि खतरा सिर्फ अमित और विक्रम को है, मुझे और सान्या को वहां कोई खतरा नहीं। पुजारी से इजाजत लेकर वे चारों वहीं रुक जाते हैं। रात का समय है, चारों भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। पुजारी उन्हें प्रसाद देता है और आशीर्वाद भी देता है।
चारों के माथे पर भोलेनाथ की मंत्रित भस्म लगाता है और थोड़ी भस्म एक पोटली में डालकर देता है। अब रिडिका आगे आती है और 3 लाल रंग के धागे निकालकर उन तीनों को देती है। रिडिका उन्हें कहती है कि ये धागे मेरे पिताजी ने दिए हैं उस क्रूरिका से रक्षा करने के लिए। वे तीनों धागे पहन लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही धागा रिडिका के गले में भी है। वे चारों रात को उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। चारों का मन अब डर से भरा हुआ है। तभी रिडिका चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, देखो, अगर किसी के मन में भी यहां आने का पछतावा है तो वो अभी भी वापस जा सकता है। वह मंदिर में रुक सकता है और वापसी में हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तभी अमित गुस्से में बोलता है, क्यों, एक तुम ही बहादुर हो क्या हम सब में? अगर तुम अपनी दोस्त की हालत का बदला लेने आई हो तो मुझे भी अपने सबसे अच्छे दोस्त संजीव की मौत का बदला लेना है। विक्रम कहता है, मौज मस्ती अपनी जगह है, लेकिन जहां अपना दोस्त खतरे में हो वहां हम अपनी जान भी दे सकते हैं। सान्या भी उनकी हां में हां मिलाती है। चारों उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां प्रियंका बेहोश मिली थी। अमित कहता है, पुजारी जी ने तो यही जंगल बताया था, लेकिन यहां तो सब शांत है। उनकी गाड़ी घने जंगल में दौड़ रही थी, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि क्रूरिका की नजरों से इस जंगल में कुछ नहीं बच पाया कभी। क्रूरिका उन्हीं की गाड़ी की डिक्की में बैठी थी। थोड़ी आगे जाकर अमित को लगता है जैसे गाड़ी उसके नियंत्रण से बाहर हो गई हो। वह चाहकर भी ब्रेक नहीं लगा पा रहा था। अमित घबराकर बोला, ये नई गाड़ी की ब्रेक कैसे फेल हो सकती है? वे चारों घबरा जाते हैं। तभी उन्हें गाड़ी में हंसने की बहुत भयानक आवाज आने लगती है। वे समझ जाते हैं कि क्रूरिका उन्हीं की गाड़ी में बैठी है। अमित गाड़ी का संतुलन खो बैठता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन किसी को ज्यादा चोट नहीं आती है। क्रूरिका उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है, मैं हूं क्रूरिका, इस जंगल की महारानी। तुमने क्या सोचा कि मेरी नजरों से बचकर निकल जाओगे? नहीं हो सकता, ये नहीं बचोगे मुझसे। रिडिका थोड़ी हिम्मत दिखाती है और आगे आकर क्रूरिका से पूछती है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें मारना चाहती हो? क्रूरिका बोलती है, तू चली जा लड़की, इस लड़की को भी ले जा, मुझे तो सिर्फ इन 2 मर्दों से बदला लेना है। रिडिका कहती है, क्यों? इन दोनों ने ऐसा क्या किया है जो तुम इन्हें मारना चाहती हो? पहले हमें सब बताओ। क्रूरिका गुस्से में कहती है, क्योंकि यही मेरे दुश्मन हैं। यह कहकर वह विक्रम की तरफ बढ़ती है कि तभी बीच में अमित आ जाता है। उसे देखकर क्रूरिका की आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं। वह पागलों की तरह रोने लगती है। वह अमित को देखती है और कहती है, आखिर तू आज आ ही गया ना? मैं जानती थी मेरा सालों का इंतजार बेकार नहीं जा सकता। अमित उसकी बातें सुनकर बोलता है, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। क्रूरिका यह बात सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, तू मुझे नहीं जानता पापी, या ये कह कि मैं तुझे कभी नहीं जान पाई, लेकिन आज मैं तुझसे हर बात का बदला लूंगी। यह कहकर वह बाकी सबको भूल जाती है और अमित की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह अमित को उसकी गर्दन से पकड़ने लगती है तो उछलकर दूसरी ओर गिरती है। रिडिका अमित से कहती है, अमित, तुम्हारे गले में अभिमंत्रित धागा है, इसीलिए यह तुम्हें हाथ नहीं लगा पाई। वे चारों दौड़कर कार में आकर बैठ जाते हैं। सान्या उस चुड़ैल को देखकर इतनी घबरा जाती है कि कार में बैठते ही बेहोश हो जाती है। क्रूरिका अब गुस्से में उनकी कार की छत पर चढ़ जाती है और कहती है, आज मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। अब रिडिका उन तीनों को कार में ही रहने को कहती है और खुद बाहर आती है। वह क्रूरिका से कहती है, तुम्हें इन लड़कों को ही क्यों मारना है? मुझे यह जानना है। तब क्रूरिका कहती है, नहीं, मुझे और किसी लड़के को नहीं मारना, मुझे सिर्फ इसी को मारना है जो गाड़ी चला रहा है। उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। आखिर क्रूरिका सिर्फ अमित को ही क्यों मारना चाहती थी? दोस्तों, अगर आप अब तक इस कहानी के साथ बने हुए हैं तो यकीनन आपको इसका रोमांच पसंद आ रहा होगा। तो क्यों ना इस डर और सस्पेंस को अपने दोस्तों के साथ भी बांटा जाए। उन्हें भी इस कहानी का एहसास कराइए, शेयर करना ना भूलें। वे चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं और क्रूरिका गुस्से में चिल्लाती है, मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। अमित गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूरिका गाड़ी की छत पर चढ़कर लगातार गाड़ी को जोर जोर से लात मार रही थी, जिससे गाड़ी हिलने लगी। अमित काफी कोशिश के बाद गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। विक्रम को रिडिका भोलेनाथ की भस्म देती है, जो मंदिर के पुजारी ने उन्हें दी थी। वह भस्म लेकर बाहर आता है और एक ही झटके में सारी भस्म क्रूरिका पर छिड़क देता है, जिससे वह तड़प कर गायब हो जाती है। वे जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं
और मंदिर की ओर चल देते हैं। कमाल की बात यह थी कि जैसे ही वे जंगल से बाहर आते हैं, उनकी गाड़ी भी अपने आप ठीक हो जाती है। वे चारों मंदिर पहुंच जाते हैं। तब तक सान्या को भी होश आ जाता है और वे मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां पुजारी उनका इंतजार कर रहे थे। वे पुजारी को सारी बात बताते हैं। तभी विक्रम पुजारी से कहता है, बाबा, उस चुड़ैल का अंत हम सब ने कर दिया है। आपने जो भस्म दी थी वह मैंने उसके ऊपर छिड़क दी, जिससे वह तड़प कर गायब हो गई। पुजारी गंभीर स्वर में कहते हैं, अगर भस्म छिड़कने से ही उसका अंत हो जाता तो मैं कब का कर चुका होता। विक्रम हैरानी से पूछता है, क्या मतलब बाबा? आप क्या कहना चाहते हैं कि चुड़ैल का अंत नहीं हुआ? हाँ, यही कह रहा हूं मैं, पुजारी बोले। वह चुड़ैल इस भस्म से नष्ट नहीं हो सकती। उसकी शक्तियां समय के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। यह भस्म उसे केवल कुछ समय के लिए रोक सकती है, पर हमेशा के लिए मिटा नहीं सकती। इतने में रेडिका देखती है कि अमित खामोश सा एक कोने में खड़ा है। वह उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ अमित? तुम इतने चुप क्यों हो? अमित चुपचाप वहां से जाने लगता है। तभी रेडिका उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। वह कहती है, अमित प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ? तुम इतने खामोश क्यों हो? इतने में विक्रम और सान्या भी वहां आ जाते हैं। तभी अमित कहता है, पता नहीं उस चुड़ैल का मुझसे क्या रिश्ता है। मुझे देखने के बाद उसकी आंखों से जो खून के आंसू बह रहे थे वो यूं ही नहीं थे। मुझे उसमें बहुत दर्द छुपा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत तकलीफ दी हो। बस रेडिका, मैं इसी बारे में सोच रहा था। उसकी बात सुनकर रेडिका सोच में पड़ जाती है और कहती है, अमित तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो तुमसे किस बात का बदला लेना चाहती है? तुमने ऐसा क्या किया है जो वो तुम्हारे पीछे पड़ी है? अमित कहता है, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। मैं तो यहां पहली बार आया हूं। क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? रेडिका, नहीं अमित, मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकती, रेडिका कहती है। तभी विक्रम आगे आता है और कहता है, यार तूने ये कैसे सोच लिया कि हम में से कोई भी तुझ पर शक कर सकता है? ये कहकर विक्रम अमित को गले लगा लेता है। रेडिका और सान्या भी उन दोनों की दोस्ती को देख रही थी। अब अमित कहता है, मैंने एक फैसला लिया है। विक्रम पूछता है, कैसा फैसला? अमित कहता है, कल रात मैं अकेला क्रूरिका से मिलने जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि वो मुझे क्यों मारना चाहती है, और अगर मेरे मरने से उसे मुक्ति मिलती हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। तभी रेडिका गुस्से में बोलती है, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। हम एक साथ आए थे और जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। अमित कहता है, नहीं, मैं क्रूरिका से जानकर ही रहूंगा कि वो ये सब क्यों कर रही है, चाहे कुछ भी हो। तुम सबको मेरी कसम है कि तुम मुझे कल रात वहां जाने से नहीं रोकोगे। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि उसका मुझसे क्या रिश्ता है, और ये मैं किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाहता हूं। ये कहकर अमित वहां से चला जाता है। रात का समय था। अमित मंदिर के आंगन में अकेला खड़ा था। तभी वहां रेडिका आती है। वह अमित से पूछती है, अमित तुम क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? अमित जवाब देता है, मैंने क्रूरिका की आंखों में एक दर्द देखा है और मैं उस दर्द की वजह जानकर ही रहूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जान खतरे में डालो, रेडिका कहती है। अमित उसे देखता है और कहता है, क्यों? तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? रेडिका कहती है, जब हमने ये सफर शुरू किया था तब हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन तुम मानो या ना मानो मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानने लगी हूं। अमित उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। जब रेडिका वहां से जाने लगती है तो अमित उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। रेडिका और अमित वहां बातें करने में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। दूसरी तरफ विक्रम को अपने दोस्त अमित की चिंता सता रही है। वह सुबह होते ही अमित के पापा को फोन करता है और उन्हें सारी बात बता देता है। अमित के माता पिता को जब यह सब पता चलता है तो वे तुरंत गाड़ी निकालकर हिमधरा की ओर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ रेडिका अपने पिताजी को फोन पर सारी बात बताती है और वे उसे अमित का साथ देने को कहते हैं। वे कहते हैं, बेटी, मैंने आज तक तुझे जितनी भी विद्या सिखाई है उसका इम्तिहान देने का समय आ गया है। तुम अमित की रक्षा करोगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। धीरे धीरे दिन बीत चुका था और एक भयानक रात आने वाली थी। पुजारी को जब अमित के फैसले का पता चलता है तो वे उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब रात हो चुकी है और अमित जैसे ही मंदिर से अकेले जंगल जाने के लिए निकलने लगता है, तभी रेडिका उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अमित, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
अमित देखता है कि रिडिका की आंखों में जिद और आत्मविश्वास भरा हुआ है। वह चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता। अब अमित और रिडिका फिर से निकल पड़ते हैं क्रूरिका की ओर। दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठे हैं। अमित रिडिका से पूछता है, तुमने मुझे अकेले क्यों नहीं जाने दिया? रिडिका कहती है, क्योंकि वहां मेरी नहीं, तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए नहीं जाने दिया। अमित फिर कहता है, यही बात है या कुछ और? मतलब? रिडिका पूछती है। कुछ नहीं, फिर बताऊंगा। अब वे थोड़ी ही देर में जंगल पहुंचने वाले होते हैं। अमित और रिडिका थोड़ी देर में ही जंगल पहुंच जाते हैं। वे दोनों गाड़ी में बैठे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अमित रिडिका से पूछता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? बताओ रिडिका, मन में कोई बात है क्या? रिडिका कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अमित, बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम चिंता मत करो रिडिका, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अमित रिडिका को तसल्ली देता है। रिडिका भी अमित का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है। दूसरी ओर अमित के माता पिता नीमा और संजय विक्रम से फोन पर पता पूछकर सीधे मंदिर आ जाते हैं। विक्रम और मंदिर का पुजारी उन दोनों के साथ उनकी गाड़ी में ही जंगल के लिए निकलते हैं। सान्या को विक्रम मंदिर में ही छोड़ आता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। अब वे चारों भी अमित और रिडिका के पीछे आ रहे थे। दूसरी ओर अब अमित अपना हाथ रिडिका से छुड़ाकर कहता है, रिडिका, मैं चलता हूं। अगर जिंदगी रही तो तुमसे बहुत सारी दिल की बातें करनी है। यह कहकर वह गाड़ी से बाहर आ जाता है। अमित जोर से चिल्लाता है, क्रूरिका, कहां हो तुम? लो, मैं आ गया तुमसे मिलने। ठीक उसके पीछे क्रूरिका खड़ी होती है। वह अमित से कहती है, क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो सालों से तेरा इंतजार कर रही हूं यहां। देख। पीछे मुड़कर अमित मुड़कर क्रूरिका की ओर देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वह धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था। ऐसा लगता है कि मानो आज वह अमित को बहुत भयानक मौत देगी। अमित खुद भी उसका भयानक चेहरा देखकर घबरा जाता है। जैसे जैसे क्रूरिका उसकी ओर बढ़ रही होती है, वैसे वैसे अमित के कदम पीछे हो रहे थे। रिडिका की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। अब अमित आत्मविश्वास के साथ एक जगह रुक जाता है और क्रूरिका से पूछता है, क्रूरिका, तुम आज मुझे खत्म करने जा रही हो, लेकिन पहले सिर्फ एक बार मुझे मेरी गलती तो बता दो। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि ऐसा मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे या और पुरुषों से इतनी नफरत करती हो। सिर्फ एक बार मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। क्रूरिका उसकी बातें सुनकर रुक जाती है और कहती है, तू सब जानता है। तूने क्या समझा कि मैं फिर से तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी? अब मैं वो सीधी सादी लड़की नहीं हूं। यह कहकर वह अमित की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह अमित को हाथ लगाने लगती है, तभी वह उसे हाथ लगाते ही दूर जाकर गिरती है। यह सब देखकर अमित हैरान हो जाता है कि तभी रिडिका गाड़ी से बाहर आती है और कहती है, अमित, जो मेरे पिताजी ने धागे दिए थे वो तुम्हारे गले में हैं, और जब तक वो तुम्हारे गले में हैं, ये चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात पिताजी ने मुझे आज फोन पर बताई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहां भेजने को राजी हो गई थी। अमित कहता है, रिडिका, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं अब इस रहस्य को जानना चाहता हूं कि क्रूरिका को मुझसे इतनी नफरत क्यों है। यह कहकर वह खुद जैसे ही क्रूरिका की तरफ जाने लगता है कि तभी रिडिका उसका हाथ पकड़कर रोकती है और गले से लगा लेती है। रिडिका कहती है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी अमित। अमित उसे खुद से दूर करके क्रूरिका की तरफ बढ़ता है। क्रूरिका भी अब संभल गई थी। वह अब और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है, तुझे क्या लगता है कि ये धागे तुझे बचा लेंगे? नहीं, इस बार मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तभी अमित कहता है, मैं खुद ये धागा उतार देता हूं। अगर मुझे मारने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा तो ठीक है, तुम मुझे मार सकती हो। यह कहकर अमित जैसे ही अपने गले से धागा उतारने लगता है कि तभी रिडिका उसे रोकती है। रिडिका कहती है, नहीं अमित, प्लीज मेरे लिए ऐसा मत करो। अमित कहता है, रिडिका, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करने लगी हो। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। सच कहूं तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बात अब नहीं मान सकता। यह कहकर अमित अपने गले से धागा तोड़कर फेंक देता है। अब वह खुद ही क्रूरिका की ओर बढ़ता है। क्रूरिका की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। तू आ ही गया मेरे पास। क्रूरिका का रूप अब बहुत भयावह हो चुका था और वह भी तेजी से अमित की ओर बढ़कर उसे गर्दन से पकड़ लेती है।
अमित का दम अब घुटने लगता है। क्रूरिका के बड़े बड़े नाखून अमित की गर्दन को लहूलुहान कर चुके थे। रिडिका बेबस सी खड़ी ये सब देख रही है। तभी रिडिका को अपने पिताजी की कही बातें याद आती हैं कि बेटी, अगर तुम चाहो तो जरूर अमित की रक्षा कर पाओगी। रिडिका अब अपने गले का धागा निकालकर क्रूरिका के माथे पर लगा देती है, जिससे क्रूरिका तड़प कर पीछे हट जाती है और अमित उसके नाखूनों की कैद से आजाद हो जाता है। लेकिन क्रूरिका भी हार मानने वाली नहीं थी। आज उसकी ताकत का सामना कोई नहीं कर सकता था। क्रूरिका अपनी आंखों से ही तेज हवा चलाती है, जिससे रिडिका के हाथ से वह धागा टूटकर दूर जाकर गिरता है। रिडिका और अमित भी उस हवा में संभल नहीं पाते हैं। अब क्रूरिका उस हवा को शांत कर देती है और फिर से अमित को अपने नाखूनों से पकड़ लेती है। अमित भी अब तड़पने लगता है। रिडिका फिर से उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती है। दूसरी ओर अमित के पापा बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर आ रहे थे और जल्द ही उस जंगल में पहुंच जाते हैं। अमित अब पूरी तरह से क्रूरिका की गिरफ्त में थी। क्रूरिका जैसे ही अपने दांत अमित की गर्दन में गड़ाने लगती है कि तभी वहां आकर अमित के पापा गाड़ी रोकते हैं। वे चारों जब देखते हैं कि अमित की जान खतरे में है तो जल्दी से गाड़ी से उतरकर अमित की ओर भागते हैं। अमित के पापा जोर से चिल्लाते हैं, छोड़ दे दुष्ट आत्मा, मेरे बेटे को। इस आवाज को सुनकर क्रूरिका का ध्यान अमित के पापा की तरफ चला जाता है। वह मुड़कर देखती है तो बस देखती रह जाती है। क्रूरिका के मुंह से बस इतना ही निकल पाता है, तू। फिर वह दोबारा अमित की तरफ देखती है। दोनों हूबहू एक जैसे। क्रूरिका अब समझ जाती है कि जिसकी उसे तलाश थी वह अमित नहीं बल्कि उसके पापा हैं। वह अमित को छोड़कर संजय की तरफ मुड़ती है और कहती है, संजू, पहचाना अपनी कृतिका को। राज उसकी तरफ हैरानी से देखता रह जाता है और क्रूरिका जोर जोर से हंसने लगती है। बाकी सब भी उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि संजय का क्रूरिका से क्या रिश्ता है। क्रूरिका संजय को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। उसका चेहरा खुशी और गुस्से से बहुत भयानक हो गया है। कभी वह हंसने लगती है तो कभी जोर जोर से रोने लगती। इतना भयानक मंजर शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो। अमित और बाकी सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्रूरिका अमित को छोड़ धीरे धीरे संजय की तरफ बढ़ने लगती है। आसमान में जोर से बिजली चमक रही थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। क्रूरिका फिर से संजय को देखकर बहुत प्यार से कहती है, संजू, पहचाना अपनी कृतिका को। संजय यह सुनकर अंदर तक कांप जाता है। वह कांपती आवाज में क्रूरिका से पूछता है, खख खख, कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते संजू। अपनी कृतिका को नहीं पहचाना तुमने। क्रूरिका यह बोलकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगती है और रोते रोते और भी भयानक रूप ले लेती है। उसका यह भयानक रूप देखकर सब वहां डर जाते हैं। अमित हिम्मत करके अपने पापा संजय से पूछता है, पापा, क्रूरिका आपको कैसे जानती है? प्लीज पापा, हमें सब बताइए। मुझे जानना है कि आखिर क्रूरिका मुझे क्यों मारना चाहती थी। आपको वह संजू क्यों कहकर बुला रही है? लेकिन संजय के पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। वह डरा और सहमा हुआ सा एकटक होकर क्रूरिका को देख रहा था। क्रूरिका भी उसे लगातार देख रही थी, जैसे सालों का इंतजार आज पूरा हो गया हो। अब क्रूरिका आगे आती है और अमित से कहती है, अमित, मैं तुम्हें ही संजू समझ रही थी क्योंकि तुम बिल्कुल इस राक्षस जैसे दिखते हो। तभी अमित गुस्से में बोलता है, तूने मुझे मारना है तो मार सकती है। आज तक यही तो करती आई है तू, दुष्ट औरत। लेकिन मेरे पापा के खिलाफ कुछ मत बोल। मेरे दोस्त संजीव को खा गई। तेरी वजह से आज प्रियंका पागलों की जिंदगी जी रही है और अब तू मेरे पापा को राक्षस बोल रही है। संजय खामोश सा नजरें झुकाए सारी बातें सुन रहा था। तभी उसकी बातें सुनकर क्रूरिका चिल्लाती है, हाँ, हूं मैं एक रूह, लेकिन मुझे ऐसा बनाया तो इस संजू ने ही, है ना? उसकी बातें सुनकर अमित और भड़क जाता है कि तभी रिडिका आकर अमित का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अमित, अगर क्रूरिका चाहती तो अब तक हम सबको मार चुकी होती और उसकी शक्तियों के आगे हम कुछ नहीं कर पाते। ये तुम भी जानते हो। प्लीज उसकी बात तो सुन लो। अमित अब क्रूरिका से कहता है, बोलो क्रूरिका, तुम क्या कहना चाहती हो? आज अपने दिल के सारे दर्द हमें बताओ। क्रूरिका अब शांत होकर बैठ जाती है और बताना शुरू करती है। वह अपने भूतकाल में खो जाती है। क्रूरिका बताती है, मैं और संजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। एक दिन जब मेरे घर में इस बात का पता चला तो उन्होंने मेरा कॉलेज छुड़वा दिया। तब हमने घर से भागने का फैसला किया।
मैं नासमझ, इसके इश्क में पागल लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों से रौंद कर इसके साथ रात के अंधेरे में भाग गई। कुछ दिन इसने मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखा और जब इसका दिल भर गया तो मुझे एक रात के लिए अपने 2 शराबी दोस्तों को बेच दिया। उस रात मेरा जिस्म ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा भी घायल हुई थी। इन भेड़ियों ने मुझे जो जख्म दिए वो कोई सोच भी नहीं सकता। सुबह मैं निढाल सी जमीन पर लेटी थी और अपने फटे कपड़ों को संभाल रही थी कि तभी 4 आदमी आए और मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। मुझे एक कोठे पर बेच दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि संजू ने मुझे पूरे 10 लाख में बेचा था। जिस इंसान के प्यार में अंधी होकर मैं सब कुछ छोड़ आई, उसी ने मेरे साथ ऐसा किया। वहां मेरे साथ हर रोज कई कई बार बलात्कार किया जाता। अब मेरी जिंदगी नर्क बन गई। एक दिन मैं मौका मिलने पर वहां से भाग गई और एक ट्रक में छुप गई। जब ट्रक इस जंगल से गुजर रहा था तो कोठे से 4 आदमी आए और ट्रक रुकवाया। ट्रक वाले ने उनसे पैसे लिए और मुझे उनके हवाले कर दिया। वह जानता था कि मैं ट्रक में हूं, लेकिन पैसों के लालच में उसने मुझे फिर से इन दरिंदों को सौंप दिया। उन्होंने मुझे यहीं इसी सड़क पर बहुत बुरी तरह मारा। उनका बेल्ट से इस तरह मारना मेरे कमजोर और भूखे शरीर से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी सांसें वहीं रुक गईं। तब से मेरी आत्मा इसी जगह पर भटक रही है और मैं हर उस मर्द को मार देना चाहती हूं जो किसी लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वह किसी और लड़की के साथ हो। यह बताकर क्रूरिका रोने लगी। अमित तो गुस्से से पागल ही हो गया। उसने अपने पापा से पूछा, बताओ पापा, आपने ऐसा क्यों किया? अब संजय नजरें झुकाए खड़ा था। अब उसकी बारी थी सच बताने की। वह बोला, क्रूरिका ने जो कहा वह सच है बेटा। मैं और क्रूरिका कॉलेज के समय से ही रिलेशन में थे। मैं उसे प्यार से कृतिका और वह मुझे संजू कहती थी। उस समय हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं अमीर बनना चाहता था। मुझे बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने ही कृतिका को 10 लाख में बेचकर अपना बिजनेस शुरू किया और आज करोड़पति बना हूं। यह कहकर वह क्रूरिका के पैरों में गिर जाता है और कहता है, कृतिका, मुझे माफ कर दो। लेकिन क्रूरिका उसे लपक कर गर्दन से उठा लेती है। संजय का दम घुट रहा था। तभी उस मंदिर के पुजारी जो साथ आए थे कुछ भस्म क्रूरिका पर छिड़कते हैं, जिससे वह तड़प कर दूर जाकर गिरती है। अब वह पुजारी कहता है, चली जा क्रूरिका। क्रूरिका कहती है, चाहे तू आज कुछ भी कर ले, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। वह गुस्से में तड़प रही थी और रो रही थी। यह भस्म मेरे महाकाल की है ना, जो तूने मुझ पर फेंकी है। उन्हें भी पता है कि जिस राक्षस को तू बचा रहा है उसने कितना बड़ा पाप किया है। यह कहकर क्रूरिका हिम्मत करके उठती है और चिल्लाती है, हे महाकाल, आप जानते हो इस दरिंदे ने मेरे साथ क्या किया है। अगर सच में आप हो, अगर सच में आपकी शक्ति है तो मेरी मदद कीजिए। देखते ही देखते एक जोर की बिजली चमकती है और क्रूरिका पहले से ज्यादा खूंखार और शक्तिशाली हो जाती है। अब वह फिर से संजय की ओर बढ़ रही होती है कि तभी बीच में संजय की पत्नी नीमा आ जाती है। वह क्रूरिका के पैरों में गिर जाती है और कहती है, क्रूरिका, मैं जानती हूं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन भगवान के लिए मेरे पति को माफ कर दो। क्रूरिका रुक जाती है और नीमा से पूछती है, ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन उससे पहले सिर्फ मुझे इतना बताओ कि अगर मेरी जगह तुम्हारे साथ ये दरिंदा ऐसा करता, तुम्हें बेच देता, तो क्या करती? ये बात सुनकर नीमा खामोश हो जाती है। क्रूरिका फिर कहती है, तुम खुद एक औरत होकर मेरा दर्द क्यों नहीं समझ पाई, जबकि ऊपर वाला भी मेरा दर्द समझ गया है। समझो सान्या, मेरे दर्द को क्या गुजरी होगी मुझ पर, जब मेरा प्यार ही मुझे बेच गया होगा। अब क्रूरिका संजय की ओर बढ़ रही है। संजय घबराकर अमित को कहता है, अमित बेटा, मुझे बचा लो। अमित कहता है, सॉरी पापा, मैं इस पाप में आपका साथ नहीं दे सकता हूं। जो आपने क्रूरिका के साथ किया, सोचिए अगर कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा करता तो आपको कैसा लगता। रेडिका अमित की बात सुनकर बहुत खुश होती है। आज क्रूरिका अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ रही है। वह संजय को गर्दन से पकड़ लेती है और ऊपर उठा लेती है, फिर उसे दूर फेंक देती है। संजय का सिर पत्थर पर लगता है और वह कराहने लगता है। क्रूरिका कहती है, संजू, ये दर्द तो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो तूने मुझे दिया था। अब वह फिर आगे आती है, उसे उठाकर बालों से पकड़ लेती है और कहती है, देख, ऐसे ही हर रात मुझे एक वहशी ऐसे ही पकड़ता था, वहां जहां तूने मुझे बेचा था।
बाकी सब लोग ये सब देख रहे थे। अब क्रूरिका संजय की गर्दन पर अपने दांत गड़ाकर उसका सारा खून पी जाती है और संजय जैसे दरिंदे का वध कर देती है। अब क्रूरिका भी शांत हो चुकी थी। वह अमित से कहती है, यही पेड़ के नीचे मेरी लाश दबी हुई है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा संस्कार करो ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। क्रूरिका सभी से माफी मांगती है। अब सभी मिलकर क्रूरिका का कंकाल निकालकर विधि विधान के साथ उसका संस्कार कर देते हैं। कृतिका स्वर्ग की ओर चली जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि अमित और रिडिका की प्रेम कहानी का क्या हुआ। अमित ऐसा इंसान नहीं जो किसी लड़की का हाथ पकड़कर छोड़ दे। वह वापस आकर रिडिका से शादी कर लेता है। अमित और रिडिका का मिलन यह साबित करता है कि दुनिया में हर इंसान धोखेबाज नहीं होता। सच्चा प्यार न सिर्फ विश्वास की नींव पर खड़ा होता है, बल्कि उसे निभाने का हौसला भी देता है। लेकिन यह भी सच है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हर लड़की को अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि वे ही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। दोस्तों, आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कृपया बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।